जाने की जरूरत। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत का आधार कहीं न कहीं मानव केंद्रित है और लोगों का भला, मानवता का भला कहीं न कहीं हो, इसको कहीं न कहीं सेंटर पॉइंट के तरीके से देखा जा रहा है। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए। एक और स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जो कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकला था, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत होगी। इस बात का भी जिक्र विकास स्वरूप, जो कि जिन्होंने प्रेस वार्ता की आज विदेश मंत्रालय के माध्यम से, उसमें जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। During the 15th summit discussions today, one of the most important outcomes was the setting up of this high-level dialogue on trade and investment relations, which will discuss all trade and market issues as well as supply chain linkages. The two sides have expressed their commitment and agreed to work for a balanced, ambitious, and mutually beneficial trade and investment agreements. The high-level dialogue, which will be held in the coming months, is expected to provide high-level guidance and directions to take these two agreements forward. तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिस्टर मोहन कुमार जी, आपको लगता है कि जिस रोड मैप का जिक्र आप कर रहे थे, जिसको एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, इस आपको लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया और ईयू के बीच में, जहां पे अगर हम काम करें तो शायद बहुत जल्दी से रिजल्ट हमको ज़मीन पर दिखाई पड़ सकते हैं? आप किन चीज़ों को रेखांकित करना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि एक तो स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, दूसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा पीपल टू पीपल रिलेशंस है। मैं यही बाकी मतलब एम्बेसडर पुरी भी काफी वहां रह चुके हैं ब्रसल्स में, वो कहेंगे ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो एक तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो बहुत सालों से मतलब कर रहे हैं, उसका आज एग्रीमेंट हुआ है, उससे मैं बहुत खुश हूं। एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया है। आपके दर्शकों को शायद मालूम न हो कि फ्रांस, जहां पे मैं एम्बेसडर था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क जैतापुर महाराष्ट्र में बना रहा है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो हो रहा है, जो वो फ्रांस महाराष्ट्र में कर रहा है। इसलिए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ईयू के साथ एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम डायलॉग के बारे में बात की है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं कि उन्होंने इंडो पैसिफिक का एक्सप्रेशन यूज नहीं किया, उन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक किया है। इसका वजह यह हो सकता है कि इंडो पैसिफिक थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव है। इंडियन ओशन आप अफ्रीका के पास भी जा सकते हैं, और फ्रांस का काफी इंडियन ओशन में एसेट्स हैं, रियूनियन आइलैंड्स वगैरह, तो ये भी हो सकता है। और मैं समझता हूं, आपको देखिए, आपने क्वाड तो बना लिया इंडो पैसिफिक में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में, आपको फ्रांस और ईयू को लाना ही पड़ेगा इसमें, ये तो करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं इंडियन ओशन पैसिफिक ही सही, उसमें हम स्ट्रेटेजिकली हम एक्शन लेंगे, तो ये बड़ी जरूरी है। दूसरा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं कह चुका हूं आपसे कि बड़ी अच्छी बात है। मैं मंजीव सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत ही अच्छी बात है कि मिनिस्ट्रियल गाइडेंस है, लेकिन मैं समझता हूं ये 2025 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये रोड मैप है, उसके बहुत ही पहले, क्योंकि हम 8-9 साल कर चुके हैं नेगोशिएशंस, ये हम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, हमने काफी नेगोशिएट किया है यू के साथ। तो मैं समझता हूं 2-3 साल में अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। तीसरा, पीपल सेंट्रिक ये है कि हम मोबिलिटी, अगर आप देखेंगे, अमेरिका में काफी लोग जा चुके हैं, वहां प्रॉब्लम्स हैं, कनाडा में हैं। ईयू, मैं समझता हूं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, तो यूरोप में हमारे बिजनेसमैन जा सकते हैं, हमारे कंपनीज वहां काम कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली में। तो मैं समझता हूं ये पीपल टू पीपल रिलेशंस, इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के बीच में वीजा का जो मुद्दा है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये रोड मैप ये दिखाता है कि इंडिया ईयू का जो कोऑपरेशन है वो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करेगा। कोविड और पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज किया है पहली बार, ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटलाइजेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड जो है वो काफी बड़ा है, और इसमें भी अगर 5G देखेंगे, हो सकता है हम अपने देश में ही 5G हम कर लें, फिर भी एरिक्सन, नोकिया का जो 5G है, और डिजिटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगे, यूरोप और इंडिया में बहुत सहमत है। प्राइवेसी आप देखेंगे, डिजिटल एरिया में अगर आप प्राइवेसी देखेंगे, डेटा सेफ्टी, सिक्योरिटी देखेंगे, ईयू और इंडिया में काफी मतलब तक हम लोग
सहमत है, एक ही व्यू पॉइंट है इसमें। जी। उनका जो ये जनरल डेटा यूरोपियन रेगुलेशन फ्रेमवर्क है, उसको हम बिल्कुल ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल हमें ये ये बिल्कुल जरूरत है कि बिल्कुल इंडिया ये को। वक्त की जरूरत की चीज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सर एम्बेसडर पुरी, आपको लगता है कि अब कोविड के चलते एक तरीके से दुनिया भर में एक शटडाउन सा आ गया, तो उसके बाद में दोबारा से अनलॉक की प्रक्रिया कह सकते हैं या दोबारा से शुरुआत की प्रक्रिया कह सकते हैं हुई है, ऐसे में एक रीअलाइनमेंट दिखाई पड़ रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिहाज से बात करें। आपको लगता है कि इस नए रीअलाइनमेंट के बीच में ईयू के माध्यम से इंडिया के बीच में इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर यहाँ पर नए एक एफडीआई के लिहाज से अगर बात की जाए, आपको लगता है कि उस दिशा में क्या नए संकेत दिखाई पड़ सकते हैं तब, जबकि एक ग्लोबली एक कई प्रकार के पावर बैलेंस में नए प्रकार के इक्वेशंस भी दिखाई पड़ रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 2-3 लफ्ज यूज करता हूँ। एक तो लफ्ज है बेटर इकोनॉमिक्स, जो बात मोहन जी और मैं दोनों कह रहे हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ोतरी दीजिएगा। याद रखिएगा, ईयू इज बाय फार इंडिया लार्जेस्ट एफडीआई जो इंडिया में है। ये एक हिस्टोरिक चीज है। अब आज के समय हमें इनके लिए और ओपन करना चाहिए। अब आप देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इंडिया ग्लोबल समिट में कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम लोगों के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि ईयू के कंपनीज के साथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजिक टू देयर ईयर्स, ये बात क्योंकि अभी तक इतनी खुल के किसी ने नहीं कही थी, ये बहुत अच्छी बात हुई और ये चीज वहां पर बहुत अच्छी तरह से लोग समझेंगे, क्योंकि ये कंपनी है जो पुराने समय से, कई सदियों से इंडिया में लगी हुई है और काम कर रही है और बहुत बड़े पैमाने पे निवेश लाती है। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, दूसरी तरफ हमारे लोग वहां जाएं, इसमें भी वहां पर भी फायदा होगा। क्योंकि ये याद रखिएगा, यूरोप इज गोइंग टू बी फेसिंग, जिसको कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स देयर ऑन जी। डेमोग्राफी। हम लोग अगर ये चीजों को कॉम्प्लीमेंट्री करें तो इससे बहुत दोनों साइडों को जबरदस्त फायदा होगा। मैं जी एक और मुद्दा आपके सामने रखना सर, चाहता हूं, संक्षेप में जो सर। जी ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा था, क्लाइमेट चेंज और जी रिन्यूएबल। इसकी इंपॉर्टेंस हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूरोप लीडर है इन टेक्नोलॉजीज जी में और हमें इनकी हेवी इंडस्ट्री में, हेवी ट्रांसपोर्ट में बहुत नीड है। बिल्कुल सर, एक इस मैं विषय पे भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत। सर वक्त थोड़ा सा गुंजाइश ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। एक फाइनल कमेंट मिस्टर कुमार आपसे लेना चाहूँगा मैं। आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बारे में भी चर्चा हुई है, आपको लगता है कि ये चर्चा भी अपने आप में कई बात का संकेत देती है कि किस तरीके की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, ये दो तरह से आप देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि फॉर्मल स्टेटमेंट में उन्होंने ये कह दिया है कि चीन के साथ हम यही इच्छा, मतलब हमारी आशा यही है कि भारत और चीन पीसफुली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर्मली। और पाकिस्तान के बारे में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे ये यूरोपियन यूनियन ने जी आपको सपोर्ट दिया है। लेकिन मैं समझता हूं अंदर वाली बात यह होगी कि यूरोपियन यूनियन को भी ऐसा लग रहा है कि चीन के एक्शन जो हांगकांग में हुआ है, चीन के एक्शन जो कोरोना वायरस के समय में यूरोप के साथ हुआ है, ये सबको लेके यूरोपियन यूनियन की आशा यही रहेगी जी कि चीन पे डिपेंडेंस कम हो। उस तरह से भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल वैक्सीन है, फार्मेसी है, जी इसमें भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। एक अपॉर्चुनिटी के तरीके उसको से हमें स्थिति लेना चाहिए। बिल्कुल हो सकती है। सर फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। भारत को दुनिया के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने के सपने को सच करने के लिए शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन की आज 5वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश इस दिशा में बहुत आगे बढ़ा है और कोरोना जैसी चुनौती के बीच भी इस दिशा में कई स्तर पर अवसरों को खोजा गया है। उन्होंने युवाओं से अपने कौशल विकास को हमेशा आगे बढ़ाते रहने की अपील भी की है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है
स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। संदेश नया कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITIs की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान केदारनाथ मंदिर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल की दिव्यता को और बढ़ाने तथा परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और उसका व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके लिखा है कि बाबा केदार के दर्शन मात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपूर्व ऊर्जा मिलती है। यात्रियों को गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर सभी सुविधाएं मिले, टेक्नोलॉजी के द्वारा तीर्थ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हों, इसको लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई की थी।
प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर के चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई है। यह बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज़्यादा चली। भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि चीन को पैंगोंग एरिया के फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें सामने रखी हैं। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान का राजनीतिक उठापटक अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अपने और हमले को बढ़ा दिया है। पायलट ने अभी भी अपने अगले कदम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। सचिन पायलट ने बगावत की, उबाल राजस्थान की राजनीति में आ गया। लड़ाई सम्मान की थी, कुर्बानी में उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद चले गए। समर्थक 18 विधायकों का भी साथ मिला। विधायक दल की बैठक में वे शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने जवाबी कार्रवाई की। बाड़मेर से विधायक सहित समर्थक विधायकों के यहां नोटिस चिपका दिया गया। शुक्रवार तक जवाब मांगा है। जानकार मानते हैं भूमिका विधायकी खत्म करने की हो रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को अपने वकीलों से चित करने चल पड़ी है। हालांकि पायलट समर्थकों ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन बात कांग्रेस के साथ रहने की कर रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी में हालात बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। राजनीति के पुराने खिलाड़ी गहलोत बिसात पर पायलट को चारों खाने चित करने की फिराक में हैं। काफी मुस्तैदी से मेहनत भी कर रहे हैं। अब वे तंज भी कस रहे हैं। कह रहे हैं पायलट को उम्र से ज्यादा मिला है, लेकिन शायद अब नहीं। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होना सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा और लिखा कि अपने हर विवाद का ठीकरा पड़ोसी पर फोड़ते हैं और पड़ोसी से निपटने के समय घर वालों को ही कोसते हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, परिवार के साथ कमिटमेंट मायने रखता है। गहलोत जी का हर बयान कांग्रेसियों पर गांधी परिवार के मालिकाना हक की पुष्टि करता है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में सभी जिला और ब्लॉक समितियां भी भंग कर दी हैं। कांग्रेस में एक बार फिर युवा नेतृत्व निराशा से घिरा और बुजुर्ग नेताओं की जड़ अंदर तक जमी दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के इस खींचातान का असर सरकार पर भी पड़ेगा, इसकी आशंका गहराती जा रही है। सरकार पर खतरे के लिए कांग्रेस यूं तो विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है। भाजपा ने भी पलटवार किया और कहा कि अपना घर संभालने पर कांग्रेस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बुधवार को राज्य की राजनीतिक स्थिति पर एक बैठक भाजपा ने भी की और नेता विपक्ष गुलाब चंद ने तो एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। देखो, हम तो दोनों को ही देख रहे हैं। हमारे सामने तो अशोक जी भी वैसे ही हैं जैसे पायलट साहब हैं। दोनों को एक्शन को देख करके हमारी पार्टी उसके आधार पर आगे की क्या नीति बनाए, इसके लिए हम सामूहिक विचार करने के लिए हमेशा। कांग्रेस आलाकमान के दोहरे रवैये से पायलट के काफी समर्थक खफा हैं। अजमेर सहित राजस्थान में कई जगहों पर गहलोत के खिलाफ समर्थकों ने विरोध भी किया। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंक डाला। विरोध, सहयोग, समर्थन सब राजनीति की बिसात पर राजस्थान में कुछ दिन और चलेगी। नजरें सिर्फ होंगी कि क्या सचिन अपना सम्मान बचा पाएंगे या गहलोत अपनी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर कर्नाटक से। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाओं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। देखते हैं बेंगलुरु से ही रिपोर्ट। बेंगलुरु में पॉजिटिव केसेस के बढ़ने के चलते पूरे शहर में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस काफ़ी सख्ती के साथ पूरे शहर पर निगरानी बनाए रखा है। पिछले लॉकडाउन में नंबर बहुत कम था। अभी जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद बाहर के महाराष्ट्र, बॉम्बे से खास करके
लोग आने के बाद तो ये तो बढ़ गया है, इसलिए ये तो चुनौती है। लेकिन हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, हमारी जो पुलिस सिस्टम है, इसको निभाने का ताकत रखती है और हम रैंप अप किया है। और अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन फर्दर रैंप अप करने के लिए ही है। मोर देन उनको वायरल ये कंटेन करने से ज़्यादा, उसको कम करने से ज़्यादा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, वो हॉस्पिटल रहे, बेड रहे, एम्बुलेंसेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको सब एक हफ्ते में उसको पूरा तैयारी करने के लिए ही हमने ये लॉकडाउन किया है। इस लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विसेज के लिए छूट है। जो लोग ज़रूरी कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी छूट दी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पुलिस किस तरह से चेकिंग कर रही है। ख़ास बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस का हाथ बटाने के लिए कई नागरिक युवा जो है वॉलंटियर्स के तौर पर पुलिस के साथ काम करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर ने कल ट्वीट कर ये कहा था कि पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर वॉलंटियर हैं? जी, हम वॉलंटियर हैं। मेरा नाम अरबाज खान है। सुबह से सर को आगे बात किया तो उन्होंने कहा कि वॉलंटियर, कल न्यूज़ देखा कि उन्होंने बोला कि वॉलंटियर कर सकते हैं हम, तो हम आगे वॉलंटियर कर रहे हैं, यहाँ पे पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि लोग डर रहे हैं तो आप लोग बाहर निकल के वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये एक सर्विस है? मैम, किसी ना किसी को आगे आके सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर सब लोग घर पे बैठ जाएंगे तो सब सारा काम पुलिस डिपार्टमेंट में छोड़ देंगे तो कैसे होगा? तो वो भी इंसान ही है, उनको भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए हम आगे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह के कई युवा वॉलंटियर्स जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं और पुलिस सुरक्षा बल को जो है और मजबूत कर रहे हैं। हालांकि छूट दी गई है कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहां पर लोग पूरी सुरक्षा के साथ अपना कामकाज पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो बेंगलुरु में 12 बजे तक लोगों की आवाजाही पर इजाज़त है और उसके बाद पूरी तरह से कड़े नियम लागू किए गए हैं। और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कैमरामैन वासुकी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़ बेंगलुरु। और बात बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में बृहस्पतिवार से यानी 16 तारीख से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। दरअसल बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जुलाई से ही आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन 16 जुलाई से शुरू होने वाला लॉकडाउन काफ़ी अहम होगा और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी। क्या होगी स्थिति, देखिए पटना से ही रिपोर्ट। हम इस समय शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पटना मार्केट में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने शटर बंद है, कोई दुकानदार नहीं, कोई दुकानें खुली नहीं है और सारी के सारे शटर यहाँ पर बंद हैं। ये सामने हमारा अशोक राजपथ है जो सामान्य दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ भरा होता है और यहाँ रेंगते हैं लोग, चलने को गूंज रहा है। वैसे तो पटना में कंप्लीट लॉकडाउन 10 तारीख से ही है और सेकेंड फेज़ शुरू हो जाएगा 16 तारीख से। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और लोग शायद कुछ तो डर से और कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों के भीतर हैं और बाहर निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय पटना में या कहें पूरे बिहार में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। आज ही लगभग 1432 केसेस संक्रमण के आए हैं और जो इस समय संक्रमित मामलों की संख्या है वो 6000 के आसपास पहुंच रही है। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और बात मौसम के मिजाज के। मुंबई में आज दिन भर बारिश जारी रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी स्तर को ऑरेंज से बढ़ाकर रेड कर दिया था। शहर में मंगलवार रात से ही भारी बारिश जारी है। देखते हैं मुंबई से रिपोर्ट। मुंबई और उसके आसपास के इलाके जैसे थाने, नवी मुंबई, ये सभी जगहों पर 2 दिन से भारी और लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। जितने भी निचले हिस्से हैं मुंबई के या उसके आसपास के इलाके जैसे सायन, परेल, हिंद माता, अंधेरी, इन सभी जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ गई और बीएमसी के प्रशासन की ओर से ये पानी निकालने का काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र के अन्य जगहों की बात करें जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अकोला, ये सभी जगहों पर भी बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मुंबई के लिए यानी कि नॉर्थ कोकन के लिए और साथ ही साउथ कोकन के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य महाराष्ट्र के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए भी ये बात लागू रहेगी मध्य महाराष्ट्र के लिए। बहरहाल टीएमसी ने ये लोगों से अपील की है कि समुद्री इलाकों के पास में न जाए, समुद्र के अंदर ना जाए, क्योंकि शाम के समय में 7 बजे के आसपास में लहरें 3.28 मीटर जितनी उठने वाली है, क्योंकि हाई टाइड का समय है। इसीलिए बीएमसी ने ये रिक्वेस्ट किया है लोगों को कि आसपास के जो समुद्र के इलाके हैं वहाँ ना जाए, और साथ ही वाटर लॉगिंग के जो किनारे हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर भी ना जाएं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। केरल में सोना तस्करी के मामले में आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को सीमा शुल्क विभाग द्वारा तलब किया गया है और इस मामले में उनसे घंटों पूछताछ की गई है। गौरतलब है कि उन्हें इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया था। वहीं एनआईए की एक विशेष अदालत ने इस मामले के तीसरे आरोपी फैजल फरीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। फरीद को पकड़ने के लिए एजेंसी ने इंटरपोल से मदद मांगी है। वहीं 2 मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को अदालत ने 8 दिनों के लिए यानी 21 जुलाई तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत जहां 93.31% रहा, तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 90.14% रहा। कुल पास प्रतिशत 91.46% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.36% अधिक रहा है। इस साल सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 18,73,000 छात्र शामिल हुए थे। तो वहीं 12वीं की तरह 10वीं की परीक्षा में भी त्रिवेंद्रम क्षेत्र के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। यहाँ के 99.28% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। चेन्नई क्षेत्र का पास फीसदी 98.95% रहा, जबकि बेंगलुरु क्षेत्र का 98.23% प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। बात अगर दिल्ली क्षेत्र की जाए तो दिल्ली क्षेत्र में 85.86% छात्र ही परीक्षा में पास हो पाए हैं और इस लिहाज से बाकी अन्य के मुकाबले दिल्ली में यहाँ पर स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं केंद्र सरकार के स्कूलों का प्रदर्शन इस बार भी सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया गया है और दिल्ली क्षेत्र में 85.86% छात्रों ने परीक्षा पास की है और ये एक तरीके से पास फीसदी है। 10वीं के जो सीबीएसई की परीक्षाएं होती, केंद्र सरकार के स्कूलों का प्रदर्शन इस बार भी सर्वश्रेष्ठ रहा है। बनस्पत निजी स्कूलों की अगर बात की जाए तो वहीं केंद्रीय विद्यालयों के 99.23%, नवोदय विद्यालय के 98.66% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 41,804 छात्रों में 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है छात्रों के प्रदर्शन के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी दिल्ली में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण किट का शुभारंभ किया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा निर्मित इस जांच किट की गुणवत्ता को देखते हुए आईसीएमआर ने भी इसे अपनी स्वीकृति दे दी है और अधिक जानकारी के लिए आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में गंभीरता और महंगी परीक्षण किट के साथ जूझ रही है, ऐसे में भारत ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। आईआईटी दिल्ली कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 परीक्षण किट तैयार की है। किट को आवश्यक जांच के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी हरी झंडी मिल गई है। अब यह कोरोना जांच किट जल्द ही खुले बाजार में उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किट को लॉन्च किया। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, उन शब्दों को मेरे आईआईटी तमाम आईआईटीज ने बहुत कम समय में और जुनून के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए एक कदम, ठोस कदम जो मेरे आईआईटी ने उठाया है, मैं इस पूरी टीम को पूरे देश की ओर से मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च में आईआईटी सिस्टम की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है। आईआईटी सिस्टम ने शुरू से ही मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन को काफी प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ आईआईटी ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ावा दिया है। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक इस कोरोना जांच किट को बाजार में लाने से पहले कई प्रकार के ठोस परीक्षण किए गए हैं। इन सभी परीक्षणों में यह कोरोना जांच किट पूरी तरह से खरी उतरी है। इसके नतीजे 100% सही पाए गए हैं।
ऐसे में कोरोना जांच सस्ती होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से की जा सकेगी। It can be indigenously manufactured and it can be scaled up very fast. And that is where the cost has come down significantly now. And the basic kit after RNA extraction, you can do the test now in 399 rupees. And the RNA extraction and sample collection, if you add another 250 rupees, now in 600, 700 rupees using the IIT Delhi kit, you can do the complete RT-PCR test now. IIT दिल्ली ने टेस्ट को कमर्शियल करने के लिए नॉन एक्सक्लूसिव ओपन लाइसेंस भी दिए हैं। कंपनी न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस ने कोरोसेट नाम की किट लॉन्च की है, जिसकी कीमत 399 रुपये रखी गई है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और देश की अन्य बाकी महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। गूगल रिलायंस के वेंचर जियो प्लेटफॉर्म में $4.5 बिलियन का निवेश करेगी। जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम भारत को 2G मुक्त करेंगे और सभी लोगों तक 4G स्मार्टफोन पहुंचाएंगे। असम में बाढ़ के कारण 33 लाख लोग प्रभावित हैं। बुधवार को 2 लोगों की मौत होने से राज्य में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई है। बुधवार सुबह तक SDRF और NDRF टीमों ने 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। राज्य में प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में भी सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने और कई स्थानों पर नदियों के खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण कुछ इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बराज से गंडक नदी में 3 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा का पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। तेज बारिश की वजह से काजीरंगा के 90% हिस्से में पानी भर गया है। कई वन्य जीव पार्क से गुजरने वाली सड़क पर नजर आए। ये करबी आंगलोंग की तरफ ऊंचाई वाले क्षेत्र की ओर जाते हुए दिखाई दिए। अभी तक वहां 66 जानवरों की मौत बारिश व बाढ़ से हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक देवेंद्र नाथ राय की पत्नी की शिकायत के आधार पर आपराधिक जांच विभाग CID ने हत्या का मामला दर्ज किया है। आपराधिक जांच विभाग ने निलॉय सिंह नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर लगाए प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया है। भारी विरोध और कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला किया है कि अब वह ऑनलाइन क्लास करने वाले विदेशी छात्रों पर किसी भी तरह का वीज़ा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सरकार की योजना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। Hello and welcome. I'm Ramesh Ramachandran and you're watching Newsnight, your prime-time destination for news and bespoke analysis. It's good to have you again with us. On the show tonight, an in-depth review of India-EU relations. We go behind the news to get you the details of and outcomes from the 15th India-EU Summit. Also on the show, looking ahead and looking back at 5 years of Skill India mission. 15th July marks the 5th anniversary of Prime Minister Modi's government's ambitious program of skilling India's youth. Plus, an update on developments in Rajasthan and the latest on the investigation into the Kerala gold smuggling case. All that and much, much more coming up over the next 60 minutes. But first, as always, the headlines. India and the European Union agreed to create a high-level ministerial dialogue to give a push to the stalled negotiations on a bilateral trade and investment agreement. Also agreed to enhance naval cooperation in the Indian Ocean region. Pakistan-sponsored terror and India-China face-off in Ladakh figure in the talks. Prime Minister Modi says the mantra for staying relevant in a post-COVID world is skill, reskill and upskill. He tells people on the 5th anniversary of Skill India mission
that more than 50 million Indians have been skilled so far. Defence Minister Rajnath Singh to visit forward areas in Jammu and Kashmir and Ladakh on the 17th and 18th of July. Army Chief to brief the Minister on defence preparedness. Political crisis continues to brew in Rajasthan. The Congress party issues a notice to Sachin Pilot and 18 other MLAs, threatens disqualification from the assembly. Pilot says he won't quit the Congress.